कल ही Next.js 16 रिलीज़ हुआ है और बहुत ही पावरफुल अपडेट्स इसके अंदर आए हैं। मैं तो चाहता था कि सारे अपडेट्स इसी वीडियो के अंदर कवर करूं, लेकिन इसके अंदर एक ऐसा पावरफुल अपडेट है कैशिंग के बारे में जो कि एक सेपरेट वीडियो डिज़र्व करता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर ना हम सिर्फ कैशिंग के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूज्ड टॉपिक है Next.js के अंदर। Next.js के पिछले कुछ वर्जन्स के अंदर जो कैशिंग की जो फिलॉसफी है वो चेंज होते आ रही है, तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज इसके अंदर रहे हैं पिछले 1-2-3 वर्जन से। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ये जो नया कैशिंग कंपोनेंट जो फीचर है वो कैसे कैशिंग को फिक्स करता है और कैसे हमारे वेब एप्लीकेशन को और परफॉर्मेंट बनाता है। शुरू करते हैं। ओके, ये वो ऑफिशियल अपडेट है, 21 अक्टूबर को आया है Next.js 16 एंड यहाँ पे वो सारे लिस्ट है कि कौन से फीचर्स इसके अंदर आए हैं। तो कैशिंग कंपोनेंट्स है, Next.js डेव टूल MCP है, जो कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस फीचर के बारे में। इसके ऊपर हम अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। प्रॉक्सी जो कि पहले मिडलवेयर हुआ करता था, तो प्रॉक्सी इसको क्यों किया है इसके ऊपर भी एक वीडियो बनेगा। ये DX के बारे में भी है और इसके अलावा और भी कुछ फीचर्स इसके अंदर है। बट आज के इस वीडियो के अंदर हम ये जो है ना कैशिंग कंपोनेंट्स, इसके बारे में हम देखने वाले हैं, क्योंकि ये सबसे पेनफुल फीचर जो है वो रहा है Next.js के अंदर। क्योंकि हिस्ट्री के अंदर ये कैशिंग इतनी बार चेंज हुई है ना Next.js के अंदर, तो सारी चीज़ें कंफ्यूजिंग है। तो इसको सबसे पहले देखते हैं कि क्या इसके अंदर अपडेट आया है और कैसे कैशिंग को Next.js के अंदर अभी फिक्स किया है कुछ चीज़ों को। लेकिन इसको समझने से पहले एक चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि Next.js के अंदर कैशिंग कैसे काम करती है, एटलीस्ट लास्ट वाले वर्जन के अंदर कैसे काम करती है। तो एक काम करते हैं, हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देखते हैं ताकि हमारी चीज़ें क्लियर हो जाए और फिर हम यहाँ पर इससे कनेक्ट कर पाएंगे। Next.js 16 इज़ हियर। अब देखिए, जब भी अपडेट्स की बारी आती है फ्रेमवर्क्स के अंदर, तो ये अपडेट्स लाए जाते हैं क्योंकि जो फ्रेमवर्क है उसका परफॉर्मेंस इनको इम्प्रूव करना होता है। जो एप्लीकेशन फ्रेमवर्क की मदद से बनता है उसका परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव करना होता है। तो बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशंस जो है इन अपडेट्स के द्वारा किए जाते हैं। तो जब भी परफॉर्मेंस की बारी आती है तो हम डायरेक्टली जो डेटा फेचिंग है ना, ये कनेक्टेड है दोनों चीज़ें। एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस अगर आपका डिग्रेड हो रहा है, इसका मतलब मे बी आपके एप्लीकेशन के अंदर डेटा फेचिंग ठीक तरह से नहीं हो रही है। आप कैसे डेटा फेचिंग कर रहे हो? क्या सर्वर के ऊपर कर रहे हो डेटा फेचिंग, या क्लाइंट के ऊपर कर रहे हो, या फिर कोई हाइब्रिड सॉल्यूशन आप कर रहे हो? क्या कोई आपकी डेटा फेचिंग किसी कंपोनेंट की जो रेंडरिंग है उसको ब्लॉक कर रही है? ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स इसके अंदर होते हैं। तो ये जो डेटा फेचिंग है ना, हम हिस्ट्री के अंदर अलग अलग तरीके से करते आए हुए हैं। हम जो पेजेस राउटर था उसके अंदर हम सर्वर साइड प्रॉप्स जो है फंक्शन हुआ करती थी, उसके अंदर डेटा फेच करते थे। हम क्लाइंट साइड जो है वो भी डेटा फेच कर सकते हैं क्लाइंट कंपोनेंट्स के अंदर, यूज़ इफेक्ट के अंदर, या फिर आप रिएक्ट क्वेरी वगैरह इस टाइप की लाइब्रेरीज यूज़ करके, ये भी हमने किया हुआ है। तो हर एक डेटा फेचिंग के अंदर ना अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। बट डेटा फेचिंग की जो है ना वो गेम चेंज हो गई कभी, पता है, जब भी रिएक्ट के अंदर जो सर्वर कंपोनेंट्स है वो इंट्रोड्यूस हुए। तो जो रिएक्ट के सर्वर कंपोनेंट्स है उसको यूज़ करके Next.js वालों ने क्या किया कि ऐप राउटर बनाया। अब ऐप राउटर के अंदर क्या है, ऐप राउटर के अंदर सर्वर कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है एंड क्लाइंट कंपोनेंट, ऐसी दो चीज़ें हो गई। और जो डेटा फेचिंग है वो अभी सर्वर कंपोनेंट के अंदर होने लगी, उससे चीज़ें थोड़ी सी इम्प्रूव हो गई। तो लेट्स से कि ये Next.js 14 है और Next.js 14 के अंदर ये सर्वर कंपोनेंट है। और सर्वर कंपोनेंट मतलब नॉर्मल ये रिएक्ट कंपोनेंट ही आप देख सकते हो। प्रोडक्ट्स हमें फेच करने हैं और प्रोडक्ट की जो लिस्ट है वो दिखानी है यहाँ पे। तो यहाँ पे डेटा फेच करने के लिए आप एक चीज़ देखोगे, ये एसिंग यहाँ पर कीवर्ड है। अगर आपने रिएक्ट के अंदर थोड़ा भी कभी काम किया है तो एसिंग हम रिएक्ट कंपोनेंट के अंदर नहीं यूज़ कर सकते हैं, बट इसके अंदर कर सकते हैं क्योंकि ये सर्वर कंपोनेंट है और इस कंपोनेंट को हम एसिंग बना के इसके अंदर इस तरह से डेटा फेच कर सकते हैं। तो लेट्स से कि हमें प्रोडक्ट्स का डेटा फेच करना है, तो इस तरह से हमने फेच डायरेक्टली यूज़ कर दिया एंड देन जेसन पास करके जो भी प्रोडक्ट्स है उसको क्या कर दिया, यहाँ पर मैप करके जो भी दिखाना है, डिस्प्ले करना है हमें हमारे वेब पेज के ऊपर, ये हमने दिखा दिया। इसके अंदर डेटा फेचिंग बहुत बढ़िया हो रही थी, लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कौन सा है? देखिए, जब भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं फेच रिक्वेस्ट, ये एक नेटवर्क रिक्वेस्ट है
और नेटवर्क रिक्वेस्ट होने की वजह से ये क्या होता है, इसको टाइम लगता है कंप्लीट होने में, डेटा आने में टाइम लगता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब तक डेटा नहीं आ रहा है, यहाँ पे अवेट हम यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब हम यहाँ पे रुक जाएंगे। ये जो कंपोनेंट हमारा रेंडर होने वाला था, यूज़र को दिखने वाला था, वो उसकी रेंडरिंग यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगी क्योंकि डेटा नहीं है उसके पास। इस कंपोनेंट को यहाँ पे डेटा चाहिए, देखिए products.map हम कर रहे हैं, और इसकी वजह से क्या हुआ, जो एंड यूज़र है, एंड यूज़र को सिर्फ खाली पेज दिखेगा और ये जो स्पिनर है वो घूमते हुए दिखेगा, क्योंकि डेटा अभी तक रेडी नहीं है और डेटा आने के लिए टाइम भी लग सकता है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड, है ना। नेटवर्क रिक्वेस्ट है तो कोई उसका फिक्स टाइम नहीं है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए नेक्स्ट.जेएस टीम ने सोचा कि एक काम करते हैं, हम कैशिंग इंट्रोड्यूस करते हैं। तो कैशिंग मतलब क्या, बेसिकली कि ये जो फेच रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं, क्या इसको अगर हम कैश करके रखें तो जो भी सबसिक्वेंट रिक्वेस्ट होगी वो नेटवर्क के ऊपर नहीं जाएगी, यहाँ से ही जो कैश डेटा है उसको रिटर्न करके जो भी रेंडरिंग है वो बहुत जल्दी हो जाएगी। तो इसलिए कैशिंग मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया नेक्स्ट.जेएस 14 के अंदर। और ये जो कैशिंग मॉडल था, ये इसने बहुत ही हल्ला मचाया था सोशल मीडिया के ऊपर। आपने शायद सुना होगा कि इसके अंदर ना टोटल 4 लेयर्स के अंदर बहुत ही एग्रेसिव कैशिंग जो है नेक्स्ट.जेएस ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस की थी, और 4 लेयर के अंदर ये कैशिंग हो रही थी। कुछ कैशिंग क्लाइंट के ऊपर, कुछ कैशिंग सर्वर के ऊपर, और अलग अलग लेयर के ऊपर होती थी। सो नेक्स्ट.जेएस के अंदर जो कैशिंग है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बन सकता है। अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा। सो ये जो कैशिंग थी, ये क्या करती थी, ये बाय डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें कैश करती थी, इसलिए इसको एग्रेसिव कैशिंग बोला गया था। नेक्स्ट.जेएस ने बोला कि हम चाहते हैं कि आपका एप्लीकेशन परफॉर्मेंट बने, तो इसलिए हम जो भी पॉसिबल है सबको कैश कर देंगे बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन थोड़ा सोचिए कि हमारे एप्लीकेशन के अंदर हमेशा ये यूज़ केस नहीं होती है, क्योंकि हमें कभी कभी मतलब रियल टाइम डेटा चाहिए होता है जहाँ पे हमें इस कैशिंग की ज़रूरत नहीं होती है। मेजॉरिटी टाइम जब भी हम SSR यूज़ करते हैं या फिर सर्वर से API कॉल करते हैं तो हमें फ्रेश डेटा चाहिए होता है। तो इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने क्रिटिक करना शुरू कर दिया कि ये क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट कैश है, ऐसे थोड़ी करते हैं। तो नेक्स्ट.जेएस टीम जो है वो सुन रही थी कि हाँ, ये अपडेट्स मतलब ये जो फीडबैक है उसको ले रही थी। तो यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें कैश हो रही थी। अगर आपको कैश को डिसेबल करना है, ऑप्ट आउट करना है इससे, तो यहाँ पर क्या करना पड़ता था, इस तरह से एक फ्लैग देना पड़ता था हमें फेच के अंदर, जो कि है कैशे नो स्टोर। इस तरह से जैसे फ्लैग दे के फिर ये जो फेच है वो कैशे मतलब कैश नहीं होता था, हर टाइम फ्रेश डेटा इसके अंदर आता था। ओके, सो नेक्स्ट.जेएस के टीम ने बहुत सारे फीडबैक लिए और उन्होंने चेंज किए। नेक्स्ट.जेएस 15 के अंदर ये जो चीज़ें हैं उसको उल्टा कर दिया। अब नेक्स्ट.जेएस 15 के अंदर जो कैशिंग है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना बिल्कुल अनकैश्ड है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी कैश नहीं करेंगे। पहले बाय डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें कैश होती थी, अभी नहीं करेंगे, तो ये चीज़ें उल्टी हो गई। अगर आपको कैशिंग एनेबल करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक स्पेशल पैरामीटर ऐड करना पड़ेगा, कैशे फोर्स कैशे, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर फेच के अंदर इस तरह से पैरामीटर आप पास करते हो। मतलब एक तरह से क्या हुआ है ना, जो कैशिंग की फ़िलॉसफी है नेक्स्ट.जेएस के अंदर वो चेंज होते आ रही है, मतलब हर एक वर्जन के अंदर। तो पहले क्या था कि कैशे एवरीथिंग फॉर यू, इस टाइप की फ़िलॉसफी थी कि हम सारी चीज़ें कैश करेंगे आपके लिए ताकि आपका जो एप्लीकेशन है एकदम धमाकेदार चले। नेक्स्ट.जेएस 14 के अंदर, नेक्स्ट.जेएस 15 के अंदर क्या हुआ, चीज़ें उल्टी हुई कि आप डिसाइड करो आपको क्या कैश करना है। तो इस तरह से चीज़ें चेंज होते आई है और आगे जाके अभी और चीज़ें चेंज हुई है, जिसके बारे में हम थोड़ा सा आगे जाके अभी डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने लाइक नहीं किया वीडियो को, लाइक करिए, कमेंट करिए नीचे, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। सो अभी जैसे कि हमने देखा कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है चीज़ें अनकैश्ड है, तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम फिर से आ गया ना। यहाँ पे अगर चीज़ें अनकैश्ड है तो इसका मतलब फिर से हमारी जो रेंडरिंग है ये ब्लॉक हो गई यहाँ पर, और फिर से उसकी वजह से जो यूज़र है उसको वाइट पेज यहाँ पर दिखेगा। अब इसका सॉल्यूशन बेसिकली ढूंढ के निकाला गया, और वो सॉल्यूशन है पार्शियल प्री रेंडरिंग, PPR। इसके बारे में शायद आपने सुना होगा। ये एक ऐसा पावरफुल फीचर है नेक्स्ट.जेएस के अंदर कि आपके एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस एकदम चेंज ही कर सकता है ये। सो पार्शियल प्री रेंडरिंग के अंदर क्या होता है कि हम जो हमारा कंपोनेंट होता है इसको हम पार्शियली
स्टैटिक रेंडर करते हैं और पार्शली डायनामिक रेंडर करते हैं। क्या मतलब है? मतलब ये है कि जो बाकी का सारा पेज है उसको हमने स्टैटिकली रेंडर कर दिया, मतलब बिल्ड जब भी करते हैं हमारा एप्लीकेशन तभी इसका HTML बन चुका है। ये इसको हम एप्लीकेशन शेल बोलते हैं। ये बन चुका है, रेडी है, उसको फिर से री रेंडर करने की ज़रूरत नहीं है। बस रेंडर हमारे सर्वर के ऊपर एक ही चीज़ होगी, जो कि ये वाला पोर्शन जहाँ पे डेटा फेचिंग की ज़रूरत है, बस उतना ही पोर्शन। तो इसको हम बोलते हैं पार्शियल प्री रेंडरिंग। इसका मतलब ये जो स्टैटिक पेज है ये डायरेक्ट पहले ही रेंडर हो जाएगा और ये बाद में स्ट्रीम हो जाएगा जब भी डेटा रेडी हो जाएगा। ये गेम चेंजिंग फीचर है Next.js का। अब इसके अंदर होता कैसे है, बेसिकली कुछ ऐसे आपको दिखेगा इसका कोड। इसके अंदर जो भी चीज़ें डेटा की ज़रूरत नहीं होती है, फॉर एग्जांपल ये जो पोर्शन है यहाँ पे H1 है, उसके लिए डेटा की ज़रूरत नहीं है, या फिर अदर मतलब स्टैटिक कंटेंट हो सकता है, फिल्टर्स हो सकता है, कुछ UI हो सकता है, तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं। एंड जहाँ पे डेटा की ज़रूरत है, जो कि ये प्रोडक्ट्स, ये कंपोनेंट हमें अलग बनाना पड़ता है और उसके अंदर वो फेच रिक्वेस्ट जो हमने की थी ना, वो हम करते हैं और उसको हम सस्पेंस बाउंड्री के अंदर डालते हैं ताकि ये जो फॉल बैक है वो दे पाए। जब तक डेटा रेडी नहीं है तब तक ये फॉल बैक जो है लोडिंग वो दिखेगा। यहाँ पे स्पिनर हो सकता है या फिर जो भी आपको दिखाना है लोडिंग के टाइम वो हो सकता है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, जैसे ही पेज ये लोड हो जाता है तो तुरंत यूज़र को पहले वाइट पेज दिखता था, कुछ नहीं दिखता था, लेकिन अभी क्या हो जाएगा, ये पूरी वेबसाइट लोड हो जाएगी। जितना भी स्टैटिक कंटेंट था, ये H1 वगैरह है या फिर अदर स्टैटिक कंटेंट है, ये पूरा यहाँ पे दिख जाएगा यूज़र को तुरंत। स्टैटिक है तो बहुत फास्ट एज नेटवर्क से वो डायरेक्टली सर्व होगा। लेकिन जहाँ पे ये डेटा फेच हो रहा है ना, ये यहाँ पर जाएगा डेटा फेच होने के लिए, और डेटा जब ये रेडी हो जाएगा उसके बाद ये जो है यहाँ पे डेटा स्ट्रीम हो जाएगा सर्वर से। स्ट्रीमिंग होता है डेटा, पहले स्टैटिक कंटेंट स्ट्रीम हो गया, उसी रिक्वेस्ट के अंदर जब भी डेटा रेडी हो गया, पीछे से सेम रिक्वेस्ट के अंदर जो डेटा है ये वाला पोर्शन ये यहाँ पे स्ट्रीम हो गया और फिर ऑटोमेटिकली वेब पेज के ऊपर दिखने लगा। ये है पार्शियल प्री रेंडरिंग। तो एक तरह से जो प्रॉब्लम था हमारा कंपोनेंट ब्लॉकिंग का वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। बट प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे डेवलपर्स को पता ही नहीं कि ये जो फीचर है वो एग्जिस्ट करता है। इसका Next.js टीम को सॉल्यूशन चाहिए था, क्योंकि क्या होता है कि आपको पता नहीं होता है तो आप नॉर्मली जो पहले वाला था वैसे चीज़ें करते हो, आपका एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है। आप ये सोचते हो कि Next.js ही ऐसा है, Next.js के अंदर ही प्रॉब्लम है। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए Next.js की टीम कुछ सोच रही थी कि क्या और क्या किया जा सकता है इसके अंदर। इसी के साथ में और एक प्रॉब्लम था इसके साथ में। देखिए, जो फेच के अंदर हमने देखा था कि कैशे कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, जो भी कैशे की सेटिंग थी वो फेच के साथ में चल रही थी। लेकिन अगर हमारे एप्लीकेशन के अंदर इस तरह से हम डायरेक्टली डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, ORM यूज़ कर रहे हैं, तो ये कैश नहीं होता था, फेच होता था, लेकिन ये वाला चीज़ें जो है कैश नहीं होती थी। मे बी हम किसी फंक्शन से डेटा, फाइल से डेटा फेच कर रहे हैं, वो कैश नहीं हो रहा था। तो ये भी एक प्रॉब्लम था। तो इसका सॉल्यूशन निकाला और सॉल्यूशन के लिए Next.js 15 के अंदर एक एक्सपेरिमेंटल फीचर इंट्रोड्यूस किया गया जिसको हम डायनामिक IO बोलते हैं। और उसको एनेबल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, नेक्स्ट कॉन्फ़िग के अंदर जाके एक्सपेरिमेंटल डायनामिक IO ट्रू करना पड़ता था। ये एक्सपेरिमेंटल फीचर था, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ क्या होती थी, देखिए हमें पता है कि इस तरह से जब भी हम डेटा फेच करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अनकैश्ड होता है, कैश नहीं होता है डेटा। ये हो सकता है या फिर DB कॉल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब इस तरह से आप कोड लिखोगे, ये जो फीचर है अभी अभी हमने एनेबल किया है, उसके बाद अगर ऐसा कोड लिखोगे जो कि प्रॉब्लमैटिक है, ये हमने ऑलरेडी देखा है, राइट। और इसको अगर बिल्ड करना जाओगे तो तुरंत Next.js ये वाली एरर थ्रो करता था, जहाँ पे लिख के आता था कि अनकैश्ड डेटा वॉज एक्सेस्ड आउटसाइड ऑफ सस्पेंस, दिस डिलेज द एंटायर पेज फ्रॉम रेंडरिंग, जो कि हमने प्रॉब्लम अभी डिस्कस किया है, रिजल्टिंग इन अ स्लो यूज़र एक्सपीरियंस, राइट। बहुत सारे डेवलपर्स को पता नहीं था कि हम पार्शियल प्री रेंडरिंग यूज़ कर सकते हैं। तो Next.js ने ये जुगाड़ निकाला कि हम क्या करेंगे, हम एप्लीकेशन को बिल्ड ही नहीं करने देंगे अगर लोग यूज़ नहीं करते उसको ठीक से। तो इसका सॉल्यूशन क्या था, इसका सॉल्यूशन डेवलपर को या तो ये जो पार्शियल प्री रेंडरिंग है इसको यूज़ करना पड़ता था सस्पेंस दे के, फिर प्रोडक्ट्स जो हमने देखा है ऑलरेडी ये करना पड़ता था, और इसको करने से प्रॉपर जो रेंडरिंग है वो होती थी और हमारे जो प्रोडक्ट्स है डायनामिक डेटा वो फेच होता था, बाद में स्ट्रीम होता था।
तो एक बात हमें समझ में आ गई कि अगर डायनामिक डेटा चाहिए तो आप ये PPR जो है, पार्शियल प्री रेंडरिंग, ये यूज़ करिए ताकि एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस आपका अच्छा रहेगा। या तो आप क्या करो कि आपके कंपोनेंट को कैशिंग कर दो, पूरा स्टैटिक ही बना दो। ये दूसरा था, मतलब दो चीज़ें। Next.js हमसे चाहता यही था ना कि या तो आप ठीक से यूज़ करो इसको, इस फीचर को, डेटा फेचिंग को पार्शियल प्री रेंडरिंग की मदद से। अगर नहीं करना है वैसे तो आप कैश कर लो, नहीं तो ठीक से चलेगा नहीं एप्लीकेशन, ये प्रॉब्लम है, राइट। तो कैश करने के लिए पूरे कंपोनेंट को कुछ हम ऐसा, मतलब ये सॉल्यूशन इन्होंने दिया कि यूज़ कैशे नाम से। ये जो डायरेक्टिव है ये पेज के सबसे ऊपर आप डाल सकते हो। तो उससे क्या हो जाएगा, ये जो पूरा पेज है ना, ये बिल्ड टाइम पे ही स्टैटिक बन जाएगा। जैसे बिल्ड करोगे तो वो स्टैटिक बन जाएगा, देखिए ऐसा कुछ दिखेगा। बिल्ड करोगे तो डायरेक्टली ये स्टैटिक, देखिए राउंड जो होता है ये स्टैटिक होता है, और ये 15 मिनट के लिए स्टैटिक बनता है। 15 मिनट के बाद क्या हो जाएगा, फिर से ये रीजनरेट हो जाएगा सर्वर के ऊपर। सॉल्यूशन, राइट। और इसी के साथ में सिर्फ कंपोनेंट को नहीं, हम मतलब पूरा फाइल लेवल जो हमने अभी किया था कि पूरे फाइल को ही हम कैश कर सकते थे, मतलब उसके अंदर पूरा कंपोनेंट हो सकता है, या फिर हम कंपोनेंट लेवल पे कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ एक कंपोनेंट वो कैश हो जाए तो वो भी कर सकते थे। उसके लिए कंपोनेंट के अंदर आके ऐसे आपको यूज़ कैश लिखना है। या फिर अगर फंक्शन लेवल पे करना है, फॉर एग्जांपल जो फेच रिक्वेस्ट हो रही है उसको अगर हम किसी फंक्शन के अंदर रखते हैं और वहाँ पे यूज़ कैशे अगर लिखते हैं तो वो जो डेटा है वो कैश हो जाएगा। मतलब इस तरह से हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ गए कैशिंग करने के लिए। अभी हमें फेच का नो स्टोर या फिर कैश वगैरह वो करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे डायरेक्टली फंक्शन को भी हम कैश कर पा रहे थे। यहाँ पे DB कॉल हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, फाइल से रीड कर सकते हैं। हम डायरेक्टली कंपोनेंट को भी कर सकते थे, पूरे फाइल को भी कैश कर सकते थे। तो बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। और फिर आ गया Next.js 16। अब Next.js 16 के अंदर क्या हुआ, Next.js 16 के अंदर ये जो एक्सपेरिमेंटल डायनामिक IO जो है ना, उसको रीनेम किया गया कैश कंपोनेंट्स के अंदर, जो कि आज का हमारा मेन अपडेट है। ये है वो कैश कंपोनेंट जो कि पहले डायनामिक IO से हम Next.js 15 के अंदर जानते थे। और इसको एनेबल करने के लिए हम पहले डायनामिक IO को ऐसे करते थे, अब उसको नहीं करते। हम इस तरह से कैशे कंपोनेंट्स ट्रू जो है ये लिखते हैं, और फिर हमारे एप्लीकेशन के अंदर ये जो कैशे कंपोनेंट का फीचर है वो यहाँ पर एनेबल हो जाता है। सो अगर यहाँ पर फिर से अगर हम Next.js की कैशिंग फिलोसॉफी अगर देखेंगे तो पहले था कि कैश एवरीथिंग फॉर यू, उसके बाद था कि आप डिसाइड करो क्या कैश करना है, और अब Next.js 16 के अंदर ये चीज़ें फिर से चेंज हो चुकी है। यहाँ पर ये चीज़ें अभी बोलते हैं कि फोर्स एक्सप्लिसिटली हैंडलिंग डायनामिक कोड। इसका मतलब आप एज अ डेवलपर एक्सप्लिसिटली मेंशन करोगे कि आपको आपका डायनामिक जो कोड है कैसे हैंडल करना है, कहाँ पे कैशिंग करनी है, कहाँ पे कैशिंग नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें आप खुद मेंशन करोगे। और इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये पूरा हमें कंट्रोल इसके अंदर आ गया। आप फंक्शन को कैश कर सकते हो, या फिर अगर चाहते हो तो आप किसी कंपोनेंट को कर सकते हो, पूरे फाइल को कर सकते हो। ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है। और मुझे इसके अंदर ना एक चीज़ बहुत बढ़िया लगी, जो कि ये है कि इसके अंदर ना जो पार्शियल प्री रेंडरिंग है और हमारी जो कैशिंग है, इसको इन्होंने यूनिफाई किया हुआ है ताकि आप चाहकर भी गलत पैटर्न डेटा फेचिंग का यूज़ ना करें। और इसकी वजह से आपका जो एप्लीकेशन है इसका परफॉर्मेंस हमेशा रहेगा, क्योंकि ये आपको फोर्स करता है प्रॉपर तरीके से रेंडरिंग यूज़ करने में। ओके, सो अभी आपको बेसिक आइडिया आ चुकी होगी कि ये फीचर काम कैसे करता है, क्या बेनिफिट लाता है। सो एक काम करते हैं, इसको एक्शन में देखते हैं। जल्दी से मैं आपको एक कोड डेमो देता हूँ। सो कोड एडिटर के अंदर सबसे पहले package.json अगर देखेंगे तो आप देख सकते हो Next 16 वर्जन यहाँ पर है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट यही आपका इंस्टॉल होगा जब भी आप इंस्टॉल करोगे Next.js को। एंड इसके अंदर ना मैं आपको क्या क्या है ना, सबसे पहले तो प्रोडक्ट को, हमारे एप्लीकेशन को रन करते हैं pnpm run dev अगर करेंगे तो जल्दी से मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे एप्लीकेशन दिखता है हमारा। सो यहाँ पर ये एप्लीकेशन है एंड यहाँ पे प्रोडक्ट की लिस्ट है, जहाँ पे प्रोडक्ट का नाम, प्राइस और स्टॉक हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे एक प्रोडक्ट फॉर्म है जहाँ पे हम नया प्रोडक्ट जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं। सो अभी जल्दी से मैं आपको कोड दिखाता हूँ कि ये कैसे दिख रहा है हमारा, जैसे दिख रहा है हमें। सो यहाँ पर ऐप के अंदर चलते हैं page.js एंड इसके अंदर आप देख सकते हो कि
ये जो पूरा दिख रहा है ना प्रोडक्ट नेम, यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर्म जो है हमारा ऊपर का देखा था आपने, वो है जिसके अंदर इनपुट्स वगैरह है। एंड यहाँ पर आपके जो प्रोडक्ट की लिस्ट है, नीचे जो कार्ड्स दिख रहे थे वो यहाँ पर हैं। अब ये प्रोडक्ट्स जो है ना ये हमने फेच किए हैं इस फंक्शन से। हमने एग्जांपल जब भी देखा था शुरू में एक्सप्लेनेशन के अंदर फेच डायरेक्टली कॉल किया था, बट आप ये डायरेक्टली या फिर आप किसी फंक्शन के अंदर भी उसको कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर जस्ट एक गेट डेटा नाम से एक फंक्शन बनाई है और यहाँ पर वो डेटा हम फेच कर रहे हैं। कहाँ से? ये कर रहे products.json से। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई रखने के लिए ना हमने एक products.json फाइल बनाई है। जेसन फाइल है, इसके अंदर हमारे जो तीनों प्रोडक्ट्स हैं वो रखे हैं। आपके एप्लीकेशन के अंदर ये शायद डेटा आपके डेटाबेस के अंदर हो सकता है, बट थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको ही एज अ डेटाबेस यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे ही यूज़र फॉर्म सबमिट करता है हमारे एप्लीकेशन के अंदर, ये वाला जो फॉर्म है ये जैसे सबमिट करता है तो क्या होता है, यहाँ पर देखना ये फॉर्म है। सबमिट करने के बाद हम ऐड प्रोडक्ट नाम की एक सर्वर एक्शन यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हो यूज़ सर्वर, नेक्स्ट.जेएस के अंदर सर्वर एक्शंस होती है जिसके अंदर सारा डेटा जो फॉर्म डेटा है उसको गेट करके हम क्या कर रहे हैं, हमारे उस फाइल के अंदर बस एक नया रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको मैं बंद करता हूँ एंड एक काम करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि कैसे हमें ये जो फीचर है हमारा इसको इनेबल करना है। लेकिन हाँ, उससे पहले एक चीज़ देखना भी, यहाँ पर प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम है ना हम डायरेक्टली डेटा फेच कर रहे हैं। अगर ये डेटा फॉर सम रीज़न अगर ज़्यादा टाइम लेगा फेच होने में तो हमारा ये जो पूरा कंपोनेंट है ये ब्लॉक हो जाएगी इसकी रेंडरिंग, और यूज़र को वाइट जो पेज है वो दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा बेसिकली, राइट। इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर रहे हैं हम। सो एक काम करते हैं, मैं ना आपको इसको बिल्ड करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पर आते हैं pnpm रन बिल्ड अगर करते हैं तो देखना कुछ इसके अंदर एरर आती है कि नहीं आती है। सो बिल्ड हो गया देखिए, और बिल्ड होके ये डायरेक्टली यहाँ पर जो है स्टैटिक बन चुका है। देखिए स्टैटिक कंटेंट ये यहाँ पर आया है, क्योंकि हम कोई भी नेटवर्क कॉल या फिर फेच वगैरह नहीं यूज़ कर रहे हैं। डायनामिक आईओ जो फीचर है एक्सपेरिमेंटल वो भी नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो पूरा पेज हमारा ये होम पेज जो है स्टैटिक बन गया। ठीक है, अब बिल्ड हो गया मतलब हमारा एप्लीकेशन अभी हम डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वही रह गया ना कि अगर वो जो फंक्शन है उससे डेटा आने में टाइम हुआ तो हमारी रेंडरिंग जो है ब्लॉक हो जाएगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन वो हमारा नेक्स्ट.जेएस का जो फीचर है वो है, देखिए यहाँ पर आते हैं कैशे कंपोनेंट्स, एंड इसके अंदर बेसिकली हमें उसको एनेबल करने के लिए आपको नेक्स्ट कॉन्फ़िग के अंदर ये लाइन ऐड करनी है। सो एक काम करते हैं, कोड के अंदर चलते हैं एंड नेक्स्ट कॉन्फ़िग के अंदर जाके यहाँ पर इसको ऐड करते हैं। ठीक है, सेव करते हैं, और जैसे ही सेव करेंगे यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ पर अगर मैं अभी बिल्ड करने की कोशिश करूँ इस एप्लीकेशन को, तो अब देखते हैं कि क्या ये हमें बिल्ड करके दे रहा है या नहीं दे रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसने एग्जैक्टली वो एरर दी है जो मैंने आपको दिखाई थी इससे पहले, /uncached data was accessed outside of suspense। अब ये हमें अलाउ नहीं करेगा क्योंकि वो बोल रहा है कि आप गलत कर रहे हो, इससे आपके कंपोनेंट के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है। आप सस्पेंस मतलब जो पार्शियल प्री रेंडरिंग है उसको आप यूज़ करिए। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो रिजल्टिंग इन अ स्लो यूज़र एक्सपीरियंस, ये प्रॉब्लम हो सकता है। ये यूज़ करिए, या फिर आप पूरे एप्लीकेशन को यूज़ कैश यूज़ करके डायरेक्टिव करके पूरे कंपोनेंट को कैश करिए। ये दो ऑप्शन ये हमें दे रहा है, तभी हमारा परफॉर्मेंस जो है अच्छा रहेगा, इनका ये कहना है। तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्री रेंडरिंग जो है इसको इम्प्लीमेंट करते हैं इसके अंदर। सो वापस आते हैं, इसको क्लोज करते हैं एंड प्री रेंडरिंग देखिए ये जो सारा कंटेंट है ना, ये फॉर्म वगैरह ये सब मैं रखना चाहता हूँ स्टैटिक, इसके अंदर कोई डेटा फेचिंग नहीं हो रही, तो ये स्टैटिक रहेगा। जैसे पेज लोड हो जाएगा ये फॉर्म और ये जो है ना ऊपर का सारी चीज़ें ये सारी रेंडर हो जाएगी। बस ये जो प्रोडक्ट्स जो है ना इसके लिए डेटा फेचिंग चाहिए, तो इसको हमें क्या करना है, इसको डायनामिक करना है ताकि वो बाद में स्ट्रीम हो जाए। याद है वो डायग्राम हमने देखा था, बाद में स्ट्रीम हो जाए वो सिर्फ ये वाला पोर्शन। तो उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा अलग कंपोनेंट के अंदर। तो मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ एंड यहाँ पर आके एक कंपोनेंट बनाते हैं products.js प्रोडक्ट्स पेज, यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं एंड जो डेटा फेचिंग हो रही थी ना उसको भी हमें यहाँ से हटा देना है एंड इसको इस कंपोनेंट के अंदर मूव करना है इस तरह से, एंड इसको
एसिंक हमें करना पड़ेगा। सो एसिंक ऐसे करते हैं तो अब देखिए डेटा यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहाँ पर सस्पेंस बाउंड्री करनी पड़ेगी। सो यहाँ पर करते हैं सस्पेंस, देखिए इस तरह से रिएक्ट से इंपोर्ट करना है एंड इसका फॉल बैक आपको देना है। फॉल बैक मैं बोलूँगा कि जब तक ये डेटा लोड हो रहा है तब तक लोडिंग ये वाला टेक्स्ट दिखाना, और फिर यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट्स कंपोनेंट जो हमने बनाया है अभी उसको यहाँ पे रेंडर करना। तो उसको हमने इंपोर्ट कर लिया यहाँ से, प्रोडक्ट्स पेज या फिर प्रोडक्ट कंपोनेंट आप इसको नाम दे सकते हो। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, अब हमारा ये पार्शियल प्री रेंडरिंग एनेबल हो चुका है। ये जो कंटेंट है ये पूरा स्टैटिक बनेगा। स्टैटिक मतलब ये बिल्ड टाइम पर ही HTML बन जाएगा इसका। लेकिन यहाँ पे ये जो पोर्शन है इसको हम होल बोलते हैं। एक होल बीच में रहेगा जहाँ पे टाइम बीइंग के लिए प्लेस होल्डर ऐड किया जाता है। एंड देन जब ये रन टाइम पे रन होगा, ये रिक्वेस्ट होगी, तब जैसे यूज़र रिक्वेस्ट करता है इस पेज को, ये पूरा स्टैटिकली जो जनरेटेड है ऑलरेडी आ जाएगा तुरंत, और ये डेटा फेच होने के बाद स्ट्रीम हो जाएगा सेम रिक्वेस्ट के अंदर। सो मैं इसको सेव करता हूँ एंड सेव करने के बाद एक काम करते हैं, वापस चलते हैं एंड अभी इसको बिल्ड करने की कोशिश करते हैं फिर से। सो यहाँ पे कुछ ये हम यूज़ नहीं कर रहे हैं ना, तो इसको हटा देते हैं एंड यहाँ पर हमें .js करना पड़ेगा क्योंकि ESM हम यूज़ कर रहे हैं। फिर से ट्राई करते हैं। सो मॉड्यूल नॉट फाउंड, कैनॉट रिजॉल्व products.js क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए P हमने बड़ा रखा है, मैं छोटा रखता हूँ इसको, P इस तरह से products.js। एंड अभी एक बार फिर से ट्राई करते हैं एंड ये अभी बिल्ड कर रहा है। अभी ये बोल रहा है गेट डेटा नॉट डिफाइन, क्योंकि हमने उसको इंपोर्ट नहीं किया होगा। देखिए यहाँ से ये देखिए इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो गेट डेटा करते हैं एंड ये आएगा गेट डेटा libdata.js से। बेसिकली यहाँ पे ये फाइल है, यहाँ से ये रीड कर रहे हैं हम। ओके, सो अभी फाइनली यहाँ पर फिर से एक बार बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, होपफुली ये अभी बिल्ड हो जाए। सो ये देखिए अभी चीज़ें थोड़ी सी अलग दिखेगी आपको। सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो होम पेज है ये कुछ थोड़ा सा अलग सिंबल दिखेगा। ये है पार्शियल प्री रेंडर्ड। इसका मतलब क्या है कि स्टैटिक HTML बिल्ड टाइम पर ही इसका जनरेट हुआ है। इनफैक्ट मैं आपको इसके अंदर जाके दिखा सकता हूँ। देखिए अगर .next ये इनका सीक्रेट फोल्डर होता है, यहाँ पे अगर आप चलते हो सर्वर के अंदर ऐप एंड यहाँ पे अगर index.html के अंदर जाओगे ना, तो ये देखिए वो स्टैटिकली जो जनरेट हुआ है वो है। एंड इसके अंदर आप देख सकते हो ऐड न्यू प्रोडक्ट, जो हमारा फॉर्म था ये ऑलरेडी जो है हमारा बन चुका है, स्टैटिकली रेंडर हो चुका है। देखिए ये स्टैटिक बन चुका है एंड यहाँ पे आपको स्पेशल सिंटैक्स ये दिखेगा। देखिए ये है वो होल जहाँ पे बाद में डेटा जो है हमारा आके इंजेक्ट होने वाला है स्ट्रीम होके। ओके, सो इसको अभी रन करके देखते हैं। यहाँ पर आते हैं, करते हैं npm run start एंड अब चलते हैं हमारे एप्लीकेशन के अंदर फिर से एंड यहाँ पर एक काम करेंगे। देखिए रिफ़्रेश करते हैं तो सब कुछ ठीक है। यहाँ पर मैं एक नया प्रोडक्ट ऐड करूँगा, तो कीबोर्ड ऐड करते हैं एंड प्राइस रखते हैं 3000 एंड स्टॉक के अंदर 2 करते हैं। अब देखना यहाँ पे बिहेवियर आपको देखना है, ठीक है। मैं ऐड करता हूँ तो प्रोडक्ट जो है ना वो ऐड हो चुका होगा। देखिए यहाँ पर अगर चलते हैं एंड product.json के अंदर आप देख सकते हो कीबोर्ड जो है हमारे डेटाबेस के अंदर ऐड हो चुका है। जेसन डेटाबेस है हमारा, बट यहाँ पे वो आपको दिखा नहीं। देखिए यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। अगर रिफ़्रेश करते हैं तो उसके बाद ये हमें यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि रिफ़्रेश ये कैशिंग यहाँ पे नहीं हो रही। ये डेटा है ना ये डायनामिक ही है, हर बार आपका डेटा जो है जेसन फाइल से रीड हो जाएगा। ये तो हम चाहते थे डायनामिक बिहेवियर, लेकिन उसके लिए प्री रेंडरिंग जो चाहिए हमें, पार्शियल प्री रेंडरिंग, राइट। अब ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि हमें कैशिंग चाहिए इसके अंदर, ये जो डेटा आ रहा है ना इसको कैश करना है। तो ऐसी भी रिक्वायरमेंट आ सकती है। मे बी ब्लॉग एप्लीकेशन है आपका जहाँ पे आपको कैश करने की ज़रूरत है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, जैसे कि हमने देखा था। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर आते हैं एंड इसका डॉक्यूमेंटेशन एक बार देखते हैं कि कैसे सारी चीज़ें और कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसका डिटेल डॉक्यूमेंटेशन भी है कैशे कंपोनेंट्स का। सो ये कर दिया यहाँ पर। ओके, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके अंदर नहीं है। यूज़ कैशे जो है ये डायरेक्टिव हम यूज़ करते हैं। तो यूसेज देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा अब इस तरह से, जो कि हमने ऑलरेडी देखा हुआ है हमारे प्रेजेंटेशन के अंदर। तो मैं एक काम करता हूँ, ये यूज़ करते देखिए
यूज़ कैश है, गेट डेटा फंक्शन जो है हमारी, इसके अंदर इसको यूज़ करते हैं और देखते हैं कि क्या कैशिंग काम कर रही है कि नहीं कर रही है। सो वापस चलते हैं कोड के अंदर एंड हमारे पास ये है products.js, इसके अंदर गेट डेटा एंड इसके अंदर करते हैं ये वाला यूज़ कैश है। अब इससे हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो फंक्शन है ना, इसके अंदर से जो भी रिटर्न हो रहा है जो कि हमारा डेटा है जेसन के अंदर, इसको कैश कर देना। ठीक है, कैश कर देना बोल दिया हमने। तो अभी इसको सेव करते हैं एंड सेव करने के बाद हम चलेंगे, कहाँ पर जाना है हमें वापस, हमें इसको करना है बिल्ड फिर से। सो मैं यहाँ पर आके फिर से करता हूँ बिल्ड एंड बिल्ड करने के बाद फिर से हम टेस्ट करके देखेंगे कि क्या कैशिंग काम कर रही है हमारी। ये देखिए बिल्ड हो गया एंड ये अभी यहाँ पे चीज़ नोटिस करोगे आप, हमने कैश कर दिया तो अभी ये प्री रेंडर नहीं होगा, जो पार्शियल प्री रेंडरिंग था वो नहीं होगा, ये अभी स्टैटिक बन चुका है। देखिए स्टैटिक बन चुका है 15 मिनट के लिए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने जो डेटा फेचिंग वाली जो फंक्शन थी उसके अंदर यूज़ कैशे लगा दिया। तो नेक्स्ट.js स्मार्ट है, वो समझ जाता है कि अच्छा ये डेटा अगर आपका कैश्ड है तो हमें यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए तो डेफिनेटली ये जो कंपोनेंट है उसको स्टैटिक रेंडर कर सकते हैं, मतलब बिल्ड टाइम पे ही इसका HTML बन चुका है। 15 मिनट के बाद ये रीवैलिडेट होगा, फिर से जो नया डेटा है वो फेच करेगा, फिर से री रेंडर होके फिर से स्टैटिकली कैश हो जाएगा। सो इसको करते हैं npm run start एंड वापस चलते हैं एंड फिर से एक बार अभी हम टेस्ट करेंगे, इसको रिफ़्रेश करते हैं। आप देख सकते हो कीबोर्ड यहाँ पर हमें दिख रहा है। मैं एक काम करता हूँ और एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं और इसको क्या ऐड करेंगे, किंडल करते हैं बुक रीड करने के लिए। 4000 एंड स्टॉक के अंदर 1 ही है, ऐसे करते हैं। ऐड प्रोडक्ट करते हैं, ऐड ये हो चुका है। एक बार देख लेते हैं कोड के अंदर, हमारे डेटाबेस के अंदर देखते हैं। सो यहाँ पर src डेटा के अंदर है प्रोडक्ट जेसन एंड यहाँ पर आप देख सकते हो किंडल ऐड हो चुका है। अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ कितनी भी बार तो अब देखोगे यहाँ पे कीबोर्ड जो है मतलब वो क्या ऐड किया था हमने, किंडल जो है वो यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि हमारा जो कंटेंट है वो कैश हो चुका है पहले, 15 मिनट तक कुछ नहीं दिखेगा, राइट। तो अभी ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा रिवैलिडेट 15 मिनट के बाद, जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। लेकिन हमारे केस में हम क्या करते हैं, बहुत बार हमें ये मैनुअली जो है कैशे बर्स्ट करना, ये इसकी ज़रूरत होती है। एक एग्जांपल आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम ऐसा करते हैं कि कैश करके रखेंगे डेटा, लेकिन अगर नया प्रोडक्ट ऐड होता है तब हम क्या करेंगे, ये जो कैश है वो क्लियर करेंगे, राइट। ये हमें करना पड़ेगा, नहीं तो फिर जो नया प्रोडक्ट ऐड हुआ है वो यहाँ पे दिखेगा नहीं हमें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर हम इसके अंदर देखते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कैशे हमने देखा था, थोड़ा सा पीछे आते हैं एंड कैश लाइफ एंड कैश टैग। कैश लाइफ जो है ना, ये एक चीज़ है, इसके अंदर आप इस तरह से प्रोफाइल्स बना सकते हो, बेसिकली कस्टम प्रोफाइल्स। जैसे कि मैंने ब्लॉग नाम दिया है तो इसके अंदर हम मेंशन करते हैं कि कितना टाइम के बाद ये स्टेल हो जाएगा, रीवैलिडेट कितने टाइम के बाद करना है, एक्सपायर, ये नेक्स्ट कॉन्फ़िग के अंदर हम ऐसे करते हैं। एंड देन यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं, देखिए कैश लाइफ जो है ब्लॉग। तो अगर आपको कस्टम करना है इसको कि आपका डेटा में भी एक दिन के लिए कैश होना चाहिए, तो ये वो तरीका है। इस तरह से आप कस्टम प्रोफाइल बना के फिर जहाँ पे भी आप यूज़ कैशे कर रहे हो उसके अंदर जाके यहाँ पे वो प्रोफाइल का नाम कैशे लाइफ जो फंक्शन है उसको यूज़ करके इस तरह से ऐड करोगे। ये आप देख लेना। इसके अंदर एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, ये वाला कैशे टैग जो है ना, जो हमारी रिक्वायरमेंट है अभी कि मैनुअली हमें क्या करना है, उसको इनवैलिडेट करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पे कैशे कर रहे हैं ना उसको कुछ नाम हम दे सकते हैं। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड हमारे केस में ये डेटा जेएस के अंदर यहाँ पे कैशे कर रहे हैं हम, तो मैं यहाँ पे इसको ऐड करता हूँ कैशे टैग को एंड यहाँ पर करते हैं कैशे टैग इंपोर्ट करना है फ्रॉम नेक्स्ट कैशे एंड इसको कुछ भी आप टैग नाम दे सकते हो, ठीक है, कस्टम नाम बेसिकली आपको देना है। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स इसको नाम देता हूँ, ओके। अब ये जो है ना, ये यहाँ पे कैश हो जाएगा और इसको एक टैग ऐड हो जाएगा। अभी अगर हमें इसको इनवैलिडेट करना है, फॉर एग्जांपल जैसे प्रोडक्ट नया ऐड होता है तो ये कैश क्लियर होना चाहिए ताकि हमारा फ्रेश डेटा दिखे पेज के ऊपर, राइट। तो हमारे पास प्रोडक्ट ऐड करने के लिए ये सर्वर एक्शन है यहाँ पर एंड इसके अंदर अगर आप देखोगे
देखिए यहाँ पर जैसे ही प्रोडक्ट हम नया ऐड करते हैं, फाइल के अंदर राइट करते हैं, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक फंक्शन यूज़ कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं अपडेट टैग। देखिए ये डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपको मिलेगी। यहाँ पर या तो रीवैलिडेट टैग आप यूज़ कर सकते हो, या फिर यहाँ पे अपडेट टैग के बारे में दिया हुआ है, क्या देखते हैं, अपडेट टैग। ओके, इसके अंदर नहीं दिया हुआ है, लेकिन कहीं पे तो इसके अंदर देखा हुआ है मैंने, 2 ऑप्शंस है। एक काम करते हैं, रीवैलिडेट टैग करके देखते हैं। सो रीवैलिडेट टैग करते हैं इस तरह से, एंड यहाँ पर इस तरह से करेंगे और इसको इंपोर्ट करना है बेसिकली हमें रीवैलिडेट टैग को। सो यहाँ पर करते हैं रीवैलिडेट टैग, एंड ये आई थिंक इंपोर्टेड है क्योंकि हाँ ये यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब ये कर दिया हमने, एंड यहाँ पे सेम की देनी है जिस नाम से अपने इसको कैश किया था, जो कि हमारे केस में प्रोडक्ट्स इसको नाम दिया था। तो यहाँ पर हमने इसको रीवैलिडेट कर दिया। अब क्या हो जाएगा, जैसे ही नया प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा, वो जो टैग है वो कैशे हमारा क्लियर हो जाएगा और हमें फ्रेश डेटा दिखना चाहिए। सो यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ पर इसको करते हैं फिर से एक बार बिल्ड, एंड बिल्ड करने के बाद हमें एक बार फिर से इसको करना पड़ेगा रन। बिल्ड हो गया, फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं, चलते हैं एप्लीकेशन के अंदर एंड यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं। अब देख सकते हो किंडल यहाँ पर दिख रहा है। अगर मैं एक नया प्रोडक्ट इसके अंदर ऐड करूँ, मॉनिटर, प्राइस करते हैं 50,000 एंड स्टॉक में करते हैं 4, एंड अभी करता हूँ ऐड। जैसे ऐड करते हैं तो अभी आप देखोगे यहाँ पे तुरंत ये जो हमारी लिस्ट है ये अपडेट हो चुकी है, तुरंत अपडेट हो चुकी है, क्योंकि ये कैश हमारा बर्स्ट हो चुका है और फ्रेश डेटा जो है आ चुका है। रीवैलिडेट टैग की मदद से हमने किया, या फिर अपडेट टैग भी है। अब देख लेना इसको डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, रीवैलिडेट या फिर अपडेट टैग 2 फंक्शंस आती है इसके अंदर। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रीवैलिडेट टैग विदाउट द सेकेंड आर्गुमेंट इज नाउ डेप्रिकेटेड। ओके, ये डेप्रिकेट हो चुका है। तो नया ऑप्शन क्या है ये देखिए, यहाँ पर बताया हुआ है इन्होंने कि अपडेट टैग जो है उसको यूज़ करना। अच्छा, सो अपडेट टैग को हम कर सकते हैं अपडेट टैग, इसको ऐसे करेंगे एंड एक बार फाइनली इसको टेस्ट करेंगे। सो इसको बिल्ड करते हैं, ये हो गया। स्टार्ट करते हैं, एप्लीकेशन के अंदर चलते हैं एंड और एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं, बुक, प्राइस 30, स्टॉक 1, ऐड प्रोडक्ट, एंड जैसे ऐड करते हैं तो अब देखना यहाँ पे बुक आपको दिखेगा। ओके, सो ये फीचर है Next.js का जिसको हम बोलते हैं कैशे कंपोनेंट, जो कि हमें फोर्स करता है कि आप आपके एप्लीकेशन के अंदर ठीक तरह से कैशे यूज़ करें, डेटा फेचिंग ठीक तरह से यूज़ करें, जिससे परफॉर्मेंस का इशू आपके एप्लीकेशन के अंदर ना हो। सो ये हमारा एक फ़ीचर था, और इसके अलावा और भी फीचर्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुए हैं। Next.js डेव टूल MCP जो है, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अगर आप ये जो सारे फीचर्स है इसको अगर मिस नहीं करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और इसी के साथ में अगर आपको देखना है कि Next.js के अंदर SSR जो है, CSR जो है, ISR जो है, SSG जो है, इस टाइप की सारी रेंडरिंग काम कैसे करती है, तो उसके लिए आप ये वाला वीडियो देखना जहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें डिटेल में कवर की है।